न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN के प्रोग्राम आपके मुताबिक में तमाम देखने और सुनने वालों को सैमसन जावेद की जानब से खुशामदीद। नाजरीन, NCN टीवी का कामसुन मारिया शहबाज के हवाले से ये चौथा प्रोग्राम है। आईनी अदालत के हालिया फैसले से अक़लियती बरादरी में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। अदालत का फैसला आईन पाकिस्तान में दी गई बराबरी और मजहबी आज़ादी के असूल से बिल्कुल मुतसादम है। इस फैसले से क्रिश्चियन कम्युनिटी में सख्त मायूसी फैल गई है। इस वक्त वो सरतापा एहतजाज हैं और मुख्तलिफ बड़े मजहबी लीडरशिप, सियासी लीडरशिप, वकला तंजीमें, सोशल एक्टिविटीज़ सब इस वक्त सर जोड़े हुए हैं। और वफाकी आईनी अदालत ने जिस तरीके से इसका फैसला किया है, ये बिल्कुल इसी तरह लगता है कि जैसे माइनॉरिटीज को जीने का हक नहीं दिया गया। एक तरफ हमारे साथ शरई लॉ है, दूसरे तरफ हमारे रियासती लॉ जो हैं वो आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है जब अक़लियती केसेस होती हैं? तो आज हमारे साथ इस वक्त काशिफ नेमत साहब भी हैं जो इस केस को हैंडल कर रहे थे, लेकिन जब वफाकी आईनी अदालत में आया तो इनके साथ कोई और था। आज स्पेशल उनसे ये पूछना चाहेंगे कि इसमें कहाँ जाके आपके राइट डिफेंड करने के राइट कहाँ पे सलब हो गए, किस तरीके से हो गया, और इस केस का देर से क्यों इल्म नहीं हो पाया। तो काशिफ साहब, आपको वेलकम कहते हैं और मैं चाहूँगा कि आप कुछ तो इस केस पर रोशनी डालिएगा। फिर कल आपका बहुत ज़बरदस्त किस्म की मीटिंग लाहौर में हुई जिसमें बिशप साहबान थे, कैथलिक चर्च के, चर्चा पाकिस्तान और बड़ी सारी शख्सियात थीं। तो काइंडली बताइएगा कि इस केस में हुआ क्या आखिर, क्यों इस तरह से जो है उन्होंने हाई कोर्ट का ही फैसला बरकरार रखा है। जी काशिफ नेमत साहब। जी, सबसे पहले तो मैं सैमसन भाई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में, ताकि मारिया शहबाज केस के हवाले से मैं आपके तवसल से पूरी कौम को जो है अपडेट कर सकूं। और दूसरा ये है कि आप बड़ा अच्छा लगता है माइनॉरिटी इश्यूज के हवाले से, आप इनको जब भी कोई आवाज़ उठाते हैं तो ये एक राय आमा जो है ना, इससे बड़ी अच्छी हमवार होती है। तो मारिया शहबाज के केस का जहां तक ताल्लुक है जी, तो ये हमारे पास आया था सितंबर 2025 में। मैं इसमें थोड़ा सा आपको इसका सारा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा ताकि लोगों को अभी तक इसके टोटल फैक्ट्स ही नहीं क्लियर कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या है। तो सर, इसमें ये था कि ये मारिया शहबाज वाली जो अक्रेंस होती है इसको अगवा करने की, ये 30 जुलाई को इसकी जो है ना जी FIR दर्ज होती है उधर थाना नवाब टाउन लाहौर में। तो इनके वालिद साहब के बकौल के जब उनको पता चला कि बेटी मेरी चली गई है तो उन्होंने सेम डे FIR करवा दी। तो तफ्तीशी साहब को, उनको जो भी मुकर्रर हुए, उन्होंने कहा जी कि मैं 3-4 दिन आप मुझे दें, हम आपकी बेटी तलाश करते हैं। तो 4 अगस्त को जब ये जाते हैं दोबारा अपने पर्चे के फॉलो अप के हवाले से, क्योंकि जिनकी 12 साल की बच्ची चली जाए वो कुछ सुकून से तो नहीं ना बैठते, तो वहां पे इनको जाके पता चलता है जी कि आईओ साहब कहते हैं कि जनाब आपकी तो FIR ही हमने खारिज कर दी है। तो इन्होंने कहा जी वो कैसे खारिज होगी, तो उन्होंने बताया जी ये 164 का एक स्टेटमेंट है जो आपकी बेटी ने कोर्ट में रिकॉर्ड करवाया है। तो लिहाजा उस 164 ज़ाब्ता फौजदारी के बयान की रोशनी में हमने आपका पर्चा खारिज कर दिया है। ये बेचारे डिसहार्ट होके बैठ गए, चूंकि बच्ची नाबालग थी, 12 साल 9 माह और कोई 20 दिन उसकी एज बनती थी जब ये वकूआ होता है। तो बहरहाल बड़ी ही एक एम्बैरसिंग सिचुएशन थी सबके लिए। तो मीनवाइल होता ये है जी कि ये फिर सितंबर के महीने में हमारे पास किसी काशिफ नेमत लॉ फर्म में किसी रेफरेंस से ये आते हैं कि हमारे साथ ये अकरेंस हो गई है, तो इसका कोई हल निकालें। तो उस वक्त तक तकरीबन ऑलमोस्ट 1 माह का जो है इसमें वो
गैप पड़ चुका था। बहरहाल हमने खुद जाके फिर थाने में वो सारा उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी कि हमने तो 164 के स्टेटमेंट की जो है उसकी रोशनी में ही हमने पर्चे खारिज कर दिया है। तो चूंकि ये बच्ची नाबालग थी तो उस वक्त इन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी हमें दिखाए कि जो है ये बच्ची का बे फॉर्म है, इसके मुताबिक इसकी जो है 12 साल समथिंग जो है वो एज बनती है, पूरी 13 साल भी नहीं। तो फिर हमने वो 164 के स्टेटमेंट को चैलेंज किया। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि जो कानून शहादत आर्टिकल है वो इस पे कोई बार नहीं लगाता मैजिस्ट्रेट को कि वो बयान माइनर का भी रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन उसमें होना ये चाहिए था जो जिसको कोर्ट ने वायलेट किया स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, कि एरिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब बयान उसका रिकॉर्ड करें, लेकिन एट लीस्ट उनको ये तो देखना चाहिए कि इसकी एज वेरीफाई करनी चाहिए। वहां पे जो निकाहनामा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हुए साथ लगाया गया, उस निकाहनामे पे जो बच्ची की एज मेंशन की गई थी वो 18 साल थी लिखी हुई। एरिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट को नजर आ रहा था कि ये बिल्कुल टेंडर एज बच्ची है। उन्होंने सिंपली वो निकाहनामे की कोई अथेंटिसिटी नहीं देखी वाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी। उन्होंने उसकी एज को कोई वेरीफाई नहीं किया, कोई एज के वाले से, बस सिंपली वो कोई वकील साहब उसके साथ गए हैं तो वो रूटीन में उन्होंने कहा जी कि ये बस ये निकाहनामा बस ठीक है। उनको हर हवाले से जो है ना वो बाउंड थे कि वो निकाहनामे की तस्दीक करते, वो उसके जो एज के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको देखते। बहरहाल वो उसकी हम रिवीजन में चले गए। तो वहां पे जाने का हमें एटलीस्ट ये फायदा हुआ कि वो जो सेशन एडिशनल सेशन जज साहब थी समीना हयात साहबा, ये रिवीजन उनके पास लग गई। तो उन्होंने सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को भी तलब कर लिया, जिस यूनियन काउंसिल में ये निकाहनामा दर्ज करवाया गया था। उन्होंने आईओ को भी बुला लिया। तो बड़ी एक ना वहां पे भी सूरत हाल जो थी ना वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग थी। चैलेंजिंग इस हवाले से थी कि एक तो बच्ची थी, वो लाहौर की बहुत बड़ी एक सियासी फैमिली है, वो इसको सारा बैकअप कर रहे थे, क्योंकि जिस बंदे ने इसको अगवा किया था उसने बच्ची उनके घर में जाके छोड़ दी थी। तो वो फिर पूरा पूरा वो उनके घर में मुलाजमत वगैरह करते थे, उनकी खवातीन भी, वो बंदा खुद भी उनका गार्ड था। 5 MPs और MNA सिटिंग अभी उनके गवर्नमेंट में है। तो उन्होंने कहा जी कि आप बेफिक्र ना हो, हम पूरा देखेंगे, हमारे बहुत ज्यादा लॉयर्स हैं। फिर उन्होंने प्रूफ भी वहां पे किया। जब वो बच्ची कोर्ट में लेके आईओ आता है, पुलिस कोर्ट में लेके आती है, 20 25 30 वकील आते हैं, वो बच्ची आईओ से छीन के ले जाते हैं। उन्होंने अपने चैम्बर में बिठा ली। अब आईओ साहब जाके जज साहब को बता रहे हैं जी कि बच्ची जो है मैं कैसे पेश करूं, मेरा तो काम था कोर्ट तक लाना, अगर यहाँ पे 20 25 30 वकला आके बच्ची छीन के ले गए तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब कोर्ट में भी आके उन्होंने बड़ा शोर शराबा किया। तो वो जज साहब अभी थोड़ी सी परेशान होगी कि मैं ये किस चक्कर में पड़ गई हूँ कि मैंने रिवीजन में मैं क्या कर बैठी हूँ, हालांकि उन्होंने उनको वो सही प्रोसेस पे जा रही थी। बहरहाल सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल था जो उसने आगे बयान दे दिया जी ना तो ये निकाहनामा हमारी यूनियन काउंसिल का जारी शुदा है, ना ही इसका वहां पे अंदराज है, और जिस निकाह खां का ये नाम लिखा गया है इस पे वो हमारी यूनियन काउंसिल से ताल्लुक ही कोई नहीं उसका। ये डिस्ट्रिक्ट ननकाना की चक हैदराबाद UC 55 है जहां पे वो निकाह जाके दर्ज करवाया या उनके बकौल। लेकिन वो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल ने टोटल उसको निगेट कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये एक फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है और हमारी यूनियन काउंसिल का इससे ताल्लुक ही कोई नहीं। और फिर मीनवाइल वो निकाहनामे के पर्टिकुलर्स भी पूरे फिल नहीं थे। वो बहरहाल फिर जज साहबा पे भी बड़ा प्रेशर आ गया, चूंकि इसमें उन्होंने इसको वो सारा मजहबी रंग दे दिया। तो वो उन्होंने कहा जी कि मैं डायरेक्शंस के साथ ये जो रिवीजन पिटीशन है मैं इसको डिस्पोज ऑफ कर रही हूँ कि आईओ जो है वो फॉर्जरी की इसमें जो है ना वो दफात शामिल करे पर्चे में, और जो है इसको लड़की का निकाहनामा जो है उसकी भी सारी तस्दीक करे, कबूल इस्लाम की भी जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी सारा वेरीफाई करे। क्योंकि आईओ ने पर्चा खारिज करते वक्त ना तो कबूल इस्लाम को वो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया, ना बच्ची के एज के कोई डॉक्यूमेंट्स देखे, ना ही उन्होंने कोई निकाहनामे की अथेंटिसिटी जो है वो देखी। चूंकि वो गरीब लोग थे, पैरवाई करने वाला है कोई नहीं था, वन साइडेड ही जो है वो सारी की सारी जो है प्रोसीडिंग्स कर दी गई। फिर हमने इसकी एक एप्लीकेशन डाली चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए कि इसकी दोबारा तफ्तीश की जाए। बहरहाल वो पुलिस हुकाम की जो आला ऑफिशियल्स थे बात समझ में आ गई कि उनको जब हमने जाके वो सारे उसके बर्थ के जो रिकॉर्ड्स थे, बे फॉर्म था उसमें, यूनियन काउंसिल का सर्टिफिकेट था, वो सारी चीजें हमने दिखाई।
और हमने उनको कहा जी कि ये माइनर बच्ची की तो शादी हो ही नहीं थी सकती। तो वो बहरहाल उन्होंने, फिर वो बोर्ड मुकर्रर हुआ, लेटर ऑन जाके वो पर्चा हमने रिस्टोर करवा लिया। जब वो पर्चा रिस्टोर हो जाता है तो फिर उसमें वो जो दफात थी जालसाजी की, जाली निकाहनामा तैयार करने की, वो भी उसमें ऐड हो जाती हैं। तो लेकिन वो इतने बाअसर लोग थे कि आज तक इसके बावजूद उस बंदे को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। ये इतने वो असर रसूख वाले बंदे हैं। उस बंदे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वहां पेश किया गया और वो बंदा विदाउट प्री अरेस्ट वहां पे पेश हुआ है। पुलिस ही उसको लेके गई है और लेटर ऑन फिर उसको उसके बाहिफाजत घर भी छोड़ के आई है। यहां से या आप उनके जो मामलात हैं उनका अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्चा भी बहाल हो गया है, स्टैंड कर रहा है, नए सेक्शंस भी जो है जालसाजी के ऐड हो चुके हैं, सबको पता है कि निकाह हुआ ही नहीं। ऐसे ही एक फेक सा डॉक्यूमेंट लगा के 164 के वो जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी गई। फिर हमने उसकी हेबियस पिटिशन फाइल की सेशन में, ताकि जो है इसको बच्ची को बरामद करवाया जा सके। क्योंकि वो जो हमारी पहली रिवीजन पिटिशन थी उसमें हम एक चीज गेन कर गए थे कि वहां पे यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी ने आके स्टेटमेंट दे दी ये निकाहनामा ही जाली है, ये निकाहनामा बेसिकली ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो फिर वो जब सेशन जज साहब के वो पास लगी, वहां पे एडिशनल सेशन जज साहब थे खालिद महमूद साहब, उन्होंने फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया जी। वकला का और बार का मेरे पे बड़ा प्रेशर आ गया जी, आप एक जो है मुस्लिम बच्ची उसकी कस्टडी वापस करना चाह रहे हैं। एज का तो उस वक्त कोई डिस्प्यूट ही नहीं था। वो इस वजह से नहीं था क्योंकि एज के हवाले से तो डॉक्यूमेंट सारे क्लियर हैं। तो इस वजह से फिर वो मेडिकल की तरफ या उसकी एज डिटर्मिनेशन की तरफ नहीं जाया गया, क्योंकि वो एक एडमिटेड फैक्ट था कि एज जो है इसकी 12 साल और 9 माह और 20 दिन है। देन जो है वो उसके बाद हेबियस फिर वो हम हाई कोर्ट में ले गए। एएसजे ने जो है वो उसको डिक्लाइन कर दिया था कि जी ये बच्ची का 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड है। और 22 AB की हरासमेंट पिटिशन भी उसने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट डाली थी कि ये मुझे इलीगल हरासा कर रहे हैं। तो एएसजे साहब थे जो एडिशनल सेशन जज साहब खालिद महमूद साहब, उनका व्यू ये था कि ये दो स्टेटमेंट्स की रोशनी में मैं नहीं इसमें कोई ऐसी बरामदगी कर सकता जब बच्ची एक खुद कह रही है। हाँ, अगर उसका निकाहनामा जाली है तो आपकी एफआईआर में वो सारी दफात रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो आप जो है इसको हाईकोर्ट ले लें, 199 में आप जाएंगे तो बड़ा वास्ट ज्यूरिसडिक्शन है उसकी, तो आपकी वहां पे कोई ना कोई बात बन जाएगी। आप काइंडली मेरे लिए ये मुश्किलात ना पैदा करें। ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब ओपन कोर्ट में ये फरमा रहे हैं। अब हमने फिर लेटर ऑन क्या किया कि हम उसको हाई कोर्ट में ले गए। वहां पे वो मिस्टर जस्टिस अबर गुल साहबा के पास जी पिटिशन लग जाती है। तो उन्होंने सिंपली ये फरमा दिया जी मैं इसको सुनना ही नहीं चाहती, मेरी तरफ से ये लिमनी खारिज है। तो हमने उनको कहा है कि इस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट की बड़े फैसला जात मौजूद है। इसमें मिस्टर जस्टिस तारक सलीम शेख साहब की लैंडमार्क जजमेंट है, पमरी मुस्कान वाला केस है। उन्होंने बच्ची की कस्टडी, माइनर बच्ची की उसके घर वालों को वापस की, बिल्कुल वो सेम पार्ट पे केस था। उसका हमने उनको रेफरेंस दिया है। उसमें मिस्टर जस्टिस शाहद करीम साहब का रिसेंट व्यू है जिसमें उन्होंने चाइल्ड मैरिज एंड स्टेट एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया था कि जो कहता है कि 16 साल से अगर कम उम्र बच्चे की शादी हो तो वो जो है वो एक क्राइम है। तो शाहिद करीम साहब ने जो रिसेंट उनकी 2025 की जजमेंट थी, उन्होंने उसमें कहा जी कि ये एज 18 साल होनी चाहिए। फिर इसमें एक इस्लामाबाद हाईकोर्ट की मिस्टर जस्टिस बाबर स्टार की बड़ी आला जजमेंट थी, उन्होंने भी माइनर की शादी को जो है इलीगल करार दिया है कि ये एक सिविल या सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये सारी जजमेंट्स हैं। लेकिन ये एक अज़का, ये वो जो पीएलडी 2025 पेज 1 पे एक अज़का वहीद वाली भी एक जजमेंट है, उसमें भी जो है कम उम्री की शादी को बहुत ज्यादा हाईकोर्ट ने जो है ना उसको एक जुर्म करार दिया है। तो ये सारे रेफरेंसेस उनको दिए गए हैं। एंड इवन दैट कि फेडरल शरीयत कोर्ट का एक बहुत आला फैसला है कि जिसमें कम उम्री की शादी को जो है उन्होंने कहा है कि ये एक प्रॉपर जुर्म है। इन सारी चीजों के होते अगर वो लिमनी खारिज कर रही हैं, वो कहती हैं जी ये सारे लॉज जो है मुझ पे बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, ये हाई कोर्ट्स की जजमेंट है, सारे मामला है, आपका जो पर्चा जो है वो बहाल हो चुका है। आप वो बच्ची के 164 का स्टेटमेंट मौजूद है, आपका निकाहनामा अगर जाली है तो आप ट्रायल कोर्ट में जाके ये सारी चीजें साबित कीजिएगा। तो हमने उनको वहां पे एक और बड़ा एक जो स्टैट्यूट है, बेसिक लॉ है, हमने उनको ये कहा कि जो सेक्शन
375 ताज़िरात पाकिस्तान पाकिस्तान पीनल कोड, उसकी जो क्लॉज डी है, सब क्लॉज 6 है, उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ एक चीज लिखी है कि जो 16 साल से कम उम्र माइनर है उसके साथ जो फिजिकल रिलेशन है, चाहे वो कॉन्सेंट से है या विदाउट कॉन्सेंट है, वो रेप के जुमरे में आता है। तो वो आगे से जज साहब हाई कोर्ट की कह रही हैं कि रेप हो रहा है तो आप जाके रोक ले रेप को, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? यहां तक चीजें जो है वहां मैनेजमेंट लगाई गई थी। वो बहरहाल अल्टीमेटली उन्होंने उसको सुनने से ही इनकार कर दिया और लिमनी खारिज कर दी। लिमनी खारिज ये एक लीगल वर्ड है कि इब्तदाई बहस भी नहीं पूरी सुनी, वो उसकी कार्रवाई जो है वो मौके पे ही खत्म कर दी गई। फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लेके जाया गया, वहां पे राना अब्दुल वहीद एडवोकेट है, राना अब्दुल हमीद साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील है, माइनॉरिटी के हवाले से भी काफी उनके पार्ट पे केसेज है, खिदमात हुई है। उनको फिर राहे नजात मिनिस्ट्री चूंकि इस केस को देख रही थी तो उन्होंने उनको एंगेज कर लिया, तो वो आगे जो भी फिर फैसला आया वो पूरी कौम के सामने है। बहरहाल ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग ये डिसीजन है। एक मैं काशिफ साहब आपसे पूछना ये चाहूंगा, बड़ी मुश्किलात आई जगह जगह पे आई जब रियासती लॉ जी जी कहता है कि ये वकीलों ने ऐसा किया, तो आपने जो अपनी एक लॉबी अप्रोच होती है, मतलब जैसे आपकी सियासी है या मजहबी भी है, इनके साथ कोशिश की कि कोई इसका सद्देबाब किया जा सके कि अदालत में हमारे साथ क्या हो रहा है। देखें, हम्म, हमने पूरी पूरी इसमें बार में भी बात की, लेकिन उन्होंने भी फिर वही जो एक रूटीन है कि जी नेक्स्ट आपकी प्रोसीडिंग में ये लोग इंटरवीन नहीं करेंगे, हम इनको समझाते हैं कि कोर्ट जो भी फैसला करती है आप हम्म, उसको होने दें। लेकिन जब एक दफा एक चीज मैनेज कर ली जाती है या उसको इस तरह कर दिया जाता है, फिर जो भी उसके रिजल्ट आते हैं फिर वो बड़े दूररस होते हैं। वो फिर वो चीज जो है ना वो नहीं दोबारा आप रिपेयर कर सकते, जो एक दफा आपका नुकसान एक प्रोसीडिंग के दौरान हो जाता है। जी जी। मैं अभी फादर जेम चन्नन साहब हमारे साथ हैं। फादर जी, ये आपने सुना कि कितनी मुश्किलात इस तरीके से आई कि बेबसी का आलम है कि मिनार्टी के साथ क्या सलूक रवा रखा जाता है। एक अदालतें हैं हमारे साथ जहां से इंसाफ की तवक्को की जा सकती है, अगर कर अभी अभी जो है इसका, क्योंकि ये तो क्या कहते हैं, अब क्या पछताए जब चिड़ियां चुग गई खेत। अभी क्या लाए अमल हमारा मुश्तरका आ रहा है सियासी, मजहबी और सिविल सोसाइटी का। काइंडली। बहुत शुक्रिया सैमसन साहब, जूम कॉल में मुझे भी इनवाइट करने के लिए। वो ऑलरेडी नेमत साहब ने ब्रीफली बता दिया कि जो केस हुआ और कैसे हुआ और किस तरह से जितने भी आर्गुमेंट्स दिए गए और जो कबूल नहीं किए, ये काबिल अफसोस है कि लोअर कोर्ट पर भी और फिर हाई कोर्ट पर भी और फिर जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसमें भी कोई सही सुनवाई नहीं हुई और ना ही उन्होंने कोई जजेस बानी ये जहमत की है कि वो सीरियसली इस मैटर को लें, और ना तो उन्होंने मुनादरा के रिकॉर्ड की परवाह की है, ना उसकी जाली जाली निकाहनामे की परवाह की है, और ना ही कि उसके जो अपना मजहब चेंज किया है उसकी भी कोई ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन जो है वो, इफ आई एम करेक्ट, मुझे नेमत साहब बता सकते हैं कि वो भी कोई काबिले एतबार नहीं है। तो इसके साथ ही आफ्टर दिस में अगर ये जो हुआ है इंतहाई अफसोसनाक ये फैसला हुआ है, जिससे कि पूरी कौम वो बहुत ही गुस्से में भी है और दुख में भी है और परेशानी में भी है कि अगर इस किस्म का कानून बन जाता है आ, और अगर रिवाइज हो जाए तो बेहतर है, वरना तो ये एक एग्जाम्पल बन जाएगा कि अगर वो मारिया जो है वो 12 साल 9 महीनों की और 20 दिन की शादी कर सकती है, तो दूसरी माइनर गर्ल्स हैं वो भी शादियां कर सकती हैं। तो इसलिए हमें जरूरत ये है, हम क्रिश्चियंस भी और जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं वो भी, और हमारे जो हम ख्याल मुस्लिम उलमा कराम हैं और लॉयर्स हैं, कि हम मिलके इस केस को फाइट करें, इसको इसकी रिव्यू की अपील वो दायर करें। अभी आपसे ना पहले कोई मेरी मैं बिशप आज बिशप्स हाउस लाहौर में था, जहाँ पर मेरी मुलाकात हुई है इस ग्रेस खालिद रहमत, आज बिशप
लाहौर उनसे और उनके साथ ही जो चर्च वहाँ पर मौजूद थे, और बाद में सैमुअल प्यारा ने भी हमें ज्वाइन किया। तो वहां पर इस केस की बड़ी तफसील से जो है ना इस पर बातचीत हुई। ये पाकिस्तान और कैथोलिक चर्च के जो हमारे आर्च बिशप हैं, और उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसकी रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए, जो बहुत जरूरी है, वरना तो आए दिन ऐसे वाकयात होते रहेंगे। अ, अ, सिर्फ सिर्फ उम्र छोटी लड़कियों को भी, क्रिश्चियन लड़कियां जो है 10-12 साल की, 13 साल की, 14 साल की, जो हमारी बच्चियां हैं, उनको कई दफा अगवा कर लिया जाता है, कई दफा उनको लालच दिया जाता है, वर्गलाया जाता है, उनको सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, और उनको कहा जाता है कि तुम अपना मजहब जो है वो चेंज कर लें, हालांकि वो माइनर होती हैं। और लेकिन इन सब चीजों को एक तरफ रखते हुए वो उनको रागिब कर लेते हैं कि वो इस्लाम कबूल करें, जो कि सही बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो पहली बात तो ये, मैं जब वापस आता हूँ इसी मीटिंग पे, तो आज बिशप आजाद मार्शल और आज बिशप कादिर अहमद, और मेरी भी यही राय थी कि नंबर वन वन जो भी राइट फोरम है या लॉयर्स हैं, उनको रिव्यू पिटीशन जो है वो दायर करनी चाहिए। और दूसरी जो हमारी डिस्कशन का जो जो मरकज है वो, और या जिस नतीजे से हम नतीजे पे हम पहुंचे हैं, वो ये कि जैसे इस्लामाबाद टेरिटरी का लॉ पास हुआ है 1872 की मैरिज एक्ट की रोशनी में, और उन्होंने अमेंडमेंट के जरिए नया लॉ जो है बनाया कि लड़के की उम्र हो 18 साल और लड़की की उम्र हो 16 साल, और इससे जो कम है वो माइनर है। और इसी तरह से हमारा जो कैथोलिक चर्च है, जनरल स्पीकिंग कैथोलिक चर्च की जो उम्र की हद है वो ये कि 18 साल का लड़का हो, कम से कम 18 साल का लड़का हो, और 16 साल की लड़की हो, तो उनका निकाह हो सकता है। तो ये चर्च की ये पोजीशन बड़ी क्लियर है, और इससे कम जो है वो सारे माइनर्स हैं। तो कमिंग बैक टू दैट इस्लाम टेरिटरी ऑफ इस्लामाबाद, जैसे वहां पे ये लॉ पास अप्रूव हुआ है अमेंडमेंट करके, जिस पर सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी साइन किए हैं, एंड दैट हैज बिकम ए लॉ। तो इस इन्हीं इसी मॉडल को फॉलो करते हुए हमारी ये कोशिश करें, या ये कोशिश नहीं बल्कि ये हम प्रपोजल दें कि तमाम सूबों में भी इसी किस्म का ही लॉ हो जो कि इस्लामाबाद टेरिटरी का है, 18 और 16। फादर जैन, एक तो जब सीरिया लॉ बीच में कूद पड़ता है, फिर उसके बाद जिस तरह काशिफ साहब बता रहे थे, सोर्सफुल पर्सन हाँ जी, जिन्होंने करने ही नहीं दिया, चलने हाँ नहीं दी, फिर जज जो है इससे डर जाते हैं। इस सूरत हाल को निपटने के लिए कोई हमें भी तो ऐसी लॉबी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हमारी मजहबी लीडरशिप या दूसरी वो जाते हैं अपना मार्शल फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात करते हैं या दूसरों की, ऐसी कोई तजवीज नहीं सामने आई कि आप ऐसी प्रेशर क्रिएट करने के लिए आप मुलाकातें करें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं ना उसी तरफ आ रहा जी था जी कि एक तो ये कि जो आईनी तरमीम के लिए हम जो है ना उसको प्रपोज करें कि आईनी तरमीम होनी चाहिए, और उसके साथ ये भी तय हुआ है कि हम जो भी हाईएस्ट अथॉरिटीज हैं उनको लेटर्स भी लिखेंगे और उनके साथ मुलाकातें भी करेंगे। और किससे मुलाकात करेंगे? एक तो हम जो जो है अपने ये जो लॉ मिनिस्टर है तारड़, उसके साथ, जी जी। और उसके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है अताउल्लाह तारड़, हम्म वो, हम्म। फिर उसके साथ ही अटॉर्नी जनरल है, उनके साथ मुलाकात हम रखें, और उसके साथ ही जो है हम प्रेसिडेंट पाकिस्तान को भी लिखें और फील्ड मार्शल को भी लिखें, और उनको लेटर भी भेजें, और कोशिश करें उनके साथ हमारी मुलाकात भी हो। और अगर पॉसिबल हुआ तो हम चीफ जस्टिस के साथ भी, अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, उसके साथ भी हम मुलाकात करना, हमारी ख्वाहिश है उनके साथ मुलाकात की जाए, और उनको ये इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में बताया जाए। तो इन शॉर्ट ये कि
से विद 100% कॉन्फिडेंस कि कैथोलिक चर्च और चर्च ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि हम इस केस को ऐसे ही नहीं जानेंगे, चलो जी मिट्टी पाओ जी जो हो गया तो नहीं, हम इसके मंथ की अंजाम पर इसको पहुंचाना चाहते हैं। और ये हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी कोशिश होगी कि आइंदा इस किस्म के जो केसेस हैं वो ना हो। आपके गालबन इल्म में होगा कि अभी तो ये थोड़ी देर ही हुई है कि ये जजेस साहबान ने ये इंतहाई नामुनासिब और नाकाबिल कबूल, जिसको मैं मुस्तरद करता हूँ, हमारी लीडरशिप ने मुस्तरद किया इस फैसले को और इसकी मजम्मत भी की है। तो उसके बाद कई जगहों में वाक़या शुरू होना हो भी गए हैं कि देखो तुम तो अहले किताब हो और तुम हमारे मजहब, ये माइनर लड़कियों को ये ऑफर किया गया है कि और मुस्लिम कहते हैं हमारे साथ शादी करो। और अराउंड साहिवाल एक वाकया भी हुआ है कि उसको कहा गया कि तुम इस्लाम कबूल करो और शादी करो, उसने इनकार किया और उसको शूट कर दिया गया है। ये भी एक वाकया जो रिपोर्ट हुआ है। तो ये इस वाकया ने इंतहाई मनफी इसके नतायज आए हैं। और अबावाल ये सारे जो जितने भी ह्यूमन राइट्स की जो कन्वेंशन हैं उनको वायलेट किए हैं, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का है उसको भी वायलेट किया है, हमारे जो मुख्तलिफ सूबाई जो कवानी उसको भी वायलेट किया है। इससे मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न हो ये जब इनके वो नहीं आते इसके तहत वो और कुछ शरीयत का सहारा ले लेते हैं जो कि हमें काबिल कबूल नहीं है। और हम पे तो शरीयत ना वो लागू ही नहीं होती। हम मुझे शरीयत उनके लिए है, यस काबिल एहतराम है, लेकिन वो शरीयत का इतलाक हम पे नहीं कर सकते। और फिर ये भी मैं बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि उनके मजहब के मुताबिक हम जो है हम अहले किताब है, ओके वेल एंड गुड, कि वो कहते हैं अहले किताब के साथ आप शादी कर सकते हैं, ये उनकी सोच है। लेकिन हमारे मजहब में क्रिश्चियनिटी तो दूसरे मजहब में शादी करने की इजाजत ही नहीं देती, जी ममनू है। फादर जी, सॉरी, एक और बात है। वकला को ये मुझे नहीं पता कि वकला वहां खड़े होके कह सकते हैं कि नहीं इस तरीके से, क्योंकि ये तो खुद जो 70 फिरके इनके अपने हैं उनके साथ शादी नहीं कर सकते। जब हमारा मामला आता है तो ये फिर अहले किताब कैसे हम अहले किताब हो जाते हैं? ये आप भी बता सकते हैं अहले किताब जी। है। वो भी आपने सही इंडिकेशन की है कि वो आपस में भी बहुत सारे फिरके वो आपस में शादियां नहीं करते। नहीं करते, मिलना भी नहीं पसंद करते। और क्या कुछ नहीं होता जब हम मनाटी का एक आ जाता है, फिर वो उसको एक वाकई आपने जी आपने बड़ा अच्छा नुक्ता रहा कि वो हमें तो कहते अहले किताब जो एक ही एक ही किताब है उनमें भी इतने ज्यादा, बल्कि वो पाबंदियां हैं, वो शादी नहीं करते आपस में। तो मैंने सुना कि शिया सुन्नियों से नहीं शादी करते। जी और इस तरह जो फिरके हैं वो प्रिफर करते कि उनका अपना फिरका जो है उसी में जो है ना शादी की जाए। जी, बहुत शुक्रिया। अभी लाजर अला रखा साहब, इस से बड़ी ये जो फैसला है, बड़े आईनी जो सवाल आते हैं वो सामने आए हैं बहुत सारे, कि जब एक फिर रियासती जो बनते हैं कानून या बिल पास होते हैं, अगर आपने ऐसे ही करना है तो उसका पास होने का जरूरत क्या है, या इतना खौफ है, इंसाफ करने वालों के लिए खौफ है। तो पहले तो ये है कि लाजर अल्लाह रखा साहब बड़े क्रिमिनल जो होते हैं, खास रिस्की जो 295 के भी इन्होंने बड़े केसेस लिए हुए हैं, ये वाले भी तब्दीली मजहब के भी। आप क्या सोचते हो, ये क्या हुआ क्या है? बात यह है कि कासिम मोहम्मद साहब की जितनी भी एफर्ट्स हैं वो सारी सही ट्रैक पे जा रही हैं और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कानून का तालिब इल्म होते हुए। अब बात यह है कि मारिया शहबाज केस को समझने से पहले आप एक आरजू राजा केस हुआ था कराची में, उसके फैक्ट्स को देखेंगे आप, ठीक है। वो बच्ची नाबालिग थी तो वो शेल्टर होम में चली गई। अब काशिफ साहब की जितनी भी जो उन्होंने ब्रीफ किया, हकायक बताए, ये बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये अब जानना है क्या ये केस जो है रिव्यू फाइल करने जा रहे हैं या वाट एवर जो ऊपर वाली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में केस है, ये चौधरी सफदर साहब के पास वही लीड कर रहे हैं या कोई और जो टीमें हैं वो आ गई हैं? क्योंकि जड़ा वाले केस में भी ऐसा हुआ है। नहीं, मैं इसमें लाजर भाई आपको बता दूं कि अभी तक तो फैमिली जो है ना वो राह निजात मिनिस्ट्री के साथ ही चल रही है और चौधरी सफदर साहब ही लीड कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी ये एक नेशनल इशू की शक्ल इख्तियार कर गया है, तो
सारी कौम जो है इस पे इकट्ठा होने की कोशिश कर रही है। कल भी उधर जब बिशप आजाद मार्शल साहब ने और IMRF ने ये सारी कॉन्फ्रेंस उधर बुलाई थी लाहौर में, तो सारी क्लर्जी भी थी उसमें, सिविल सोसाइटी से भी लोग थे, और उसमें पॉलिटिकल फिगर्स भी, कामरान माइकल साहब थे, जहाज आलम अगस्टीन और दूसरे सियासी लोग थे। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की ख्वाहिश थी कि हम करें, तो हमने उनको ये कहा है कि क्यों नहीं, कि जो भाई इसको कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उन्हीं के पास ही रहने दिया जाए, वही उनके तवसल से रिव्यू किया जाए, ताकि अब हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कोई 5 लाख दे रहा है फैमिली को, कोई 20 लाख की ऑफर कर रहा है, वही जो एक, अब मैं उसके लिए आप प्रॉपर लफ्ज खुद ही बता सकते हैं कि ये भी एक परेशानी है। यही जो है वो मैं क्लैरिफिकेशन जो मैंने काउंटर क्वेश्चन का कि आपसे पूछा, यही हमारा प्रॉब्लम है काशिफ भाई जी। तो हमने तो कहा यार जो भाई कर रहे हैं, जो मैक्सिमम वो कर सकते थे, कोई लूप होल नहीं छोड़ा गया। अब वहां पे वो जो खोखर फैमिली है वो उन्होंने इसको पर्सनल ले लिया है, तो बस ये अब मुझे सिलसिला चल। लेट मी टॉक, जरा थोड़ा सा मुझे बात करने दे सर। मैंने आपसे यही क्लैरिफिकेशन लेनी थी। वाट एवर, मुझे ये नहीं फर्क पड़ता कि कौन कर रहा है या कौन नहीं कर रहा, मुझे ये फर्क पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है इस केस में। दिस इज जी जी क्वेश्चन। हाँ, अब ये जी है जी कि ये कॉन्फ्रेंसेज हो, वाट एवर जो भी हो, ये इस्लामिक शरीयत में फादर साहब सुन रहे हैं, और मैं इनसे रहनुमाई भी चाहूंगा कि ठीक है, एक उनका शरई राह है, तो वो जो मुसलमान के जो फिरके हैं वो आपस में शादी नहीं करते, लेकिन वहां भी जो बच्चियां घर से भागती हैं वो किसी के साथ भी शादी कर लेती हैं। हमारा ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हमारी 12-13 साल की बच्ची जो अपनी जवानी की दहलीज अभी पार ही करती है, एक नहीं, ये मारिया शहबाज केस तो हाईलाइट हो गया, इसमें सैकड़ों केसेस हैं, और बहुत सारे केसेस में मैं और मेरे साथी मसीह बुकला जो है वो मुसलसल पेश हो रहे हैं, और हम हर दफा अदालत से दूसरी तरह बुरी तरह पिट के बाहर निकलते हैं, जलील होकर निकलते हैं हम हारे हुए ज्वारी की तरह। रीजन ये है कि ये बच्चियों की जेहन साजी इतनी छोटी उम्र में कैसी इतनी पुख्ता हो गई कि एक बच्ची पुलिस से लेके 164 के बयान से लेके वो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तक पहुंच गई, और वो अपने उस फैसले के ऊपर कायम रही। दिस इज द क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मसीही जो मैरिज एक्ट है उसमें ये वाली जो है अमेंडमेंट करनी चाहिए अब, कि कोई मसीही लड़की किसी गैर मसीही के साथ शादी नहीं कर सकती, अगर करेगी तो ये गुनाह है, क्योंकि हमारे अपने कानून में लिखा है कि वन ऑफ द पार्टी मस्ट बी क्रिश्चियन। ऐसा ही है ना सर जी? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी बात यह है कि काशिफ साहब मुझे ये बताइए, आपने जितनी प्रोसीडिंग्स की है, जब तक ये ट्रायल करा के हम नीचे लड़ते रहेंगे हमारा केस जिंदा रहता। अब एकदम में छलांग लगा के 491 की पिटीशन के फौरन बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना चाहिए था डायरेक्ट, या नहीं जाना चाहिए? यह भी एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि जिसने भी वो जजमेंट पढ़ी है 16 सफात के ऊपर, ये 3 फरवरी 2026 की जजमेंट है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये कोई कानून साजी नहीं हुई जिसने जजमेंट पढ़ी है, एक कोर्ट का फैसला, और कोर्ट के वो जो 16वें सफे पे नीचे बात लिखी है कि ये किसी भी कार्रवाई के ऊपर असरअंदाज ये जजमेंट नहीं होगी। अब पूरी जजमेंट पढ़े तो हमें ये समझ लगती है कि 491 की पिटीशन में फैसले में कोर्ट ने इंटरफेरेंस करने से इनकार कर दिया, कोई नई कानून साजी नहीं हुई। नई कानून साजी ये हुई है कि अभी फरवरी में एक चाइल्ड मैरिज स्टैंड एक्ट की तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है, जिसका नोटिफिकेशन जो मुख्तलिफ DCOs और DPOs के पास पहुंच चुका है। हमारा क्वेश्चन ये है कि इसमें तरमीम करके अभी इनिशो इब्तदाई सतह पे जो बच्ची 18 साल से कम उम्र की एज में शादी के बंधन में रजामंदी से या फोर्सफुली उसको भेजा जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट में, उसको अभी इनिशो उस शादी को कालादम करार दिया जाए। और दूसरा यह है कि इस पिटीशन में भी और आगे चल के भी आप देखेंगे कि बच्ची के माइनर बच्ची के रिलीजन की कन्वर्जन को किसी फोरम के ऊपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में चैलेंज ही नहीं किया गया, जो कि करने वाला हमारा काम है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि फादर साहब ने कहा कि जी हम जाएंगे मुख्तलिफ अदारों के पास, जाना चाहिए, मुख्तलिफ जो है वो पर्सनैलिटीज के पास जरूर जाना चाहिए, लेकिन हमें अपने जो है वो जब बाढ़ आती है ना किसी इलाके में, तो लोग नहर के और जो दरियाओं के पुश्ते और बंद जो है वो मजबूत करते हैं।
चर्च जो है वो बड़ा वाइटल रोल प्ले कर सकता है, वो कोई भी चर्च हो। क्योंकि मैंने ये देखा है कि ये शायद मेरी बात आपको कड़वी लगे कि क्वायर में से बैठी हुई बच्चियां भागती हैं। बहुत सारी बच्चियां जो पादरी बन रही हैं, वो भी केस है एक, लेकिन मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं करना चाहता। 4-4 बच्चे छोड़ के लोग भाग जाते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि माइनर बच्ची जो है वो चाइल्ड मैरिज स्टेट एक्ट के तहत एक जुर्म है, तो एक बच्ची की कस्टडी एक उसके मुजरम को कैसे दी जा सकती है? दिस इज अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमें रेज करना चाहिए। ये काशिफ साहब ने जो पिटीशन फाइल की थी 491 बच्ची की कस्टडी के लिए, बड़ी वैलिड ये थी, मैं इसको अप्रिशिएट करना, होनी चाहिए थी। होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन हमें वहां वार करना चाहिए ना जड़ के ऊपर, जहां रूट काज है। हमने देखा होगा कि ये वाला जो केस है ये हाइप क्रिएट कर गया, और ये हुआ है इस फैसले के तकरीबन 1 माह के बाद, जब ARY ने एक खबर चलाई है कि मसीही जो मुसलमान मर्दों को अहले किताब औरत के साथ शादी की इजाजत देगी। ये कोई आज की इजाजत नहीं है, ये 1400 साल पुरानी इजाजत है। हाइप अब इसको मिली आगे। अगर कोई बच्ची क्रिश्चियन, हम ये उसके जहन में बैठा दें कि कोई किसी मसीही बच्ची का किसी गैर मजहब के साथ शादी करना जो है वो गुनाह है, वो क्राइम है, और वहीं से वो जेन साजी कर सकते हैं, तो हम नहीं कर सकते अपनी बच्चियों की जेन साजी? हमें करनी चाहिए, हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए। हमें चर्च के अंदर अब इसको कंपेन बनाना चाहिए कि ये कोई बच्ची ऐसी जिसकी उम्र 18 साल से कम है, अगर कोई पादरी भी उसका निकाह करता है, कोई फादर करता है, कोई मजहबी करता है, तो उसका भी लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। दोनों, लड़का भी मसीही है, लड़की भी मसीही है, भागते हैं और जाके जो है वो मजहब तब्दील कर देते हैं। मजहब तब्दील करना एक अलग मैटर है, शादी करना एक अलग अलग मैटर है, लेकिन ये 24 घंटे के दौरान होता है, एक ही दिन में या अगले दिन जो है वो होता है। बच्ची घर से अगवा होती है या वो घर से भागती है, तो वो फौरन सीधा जाके, उसको पता है कि मैंने मजहब तब्दील किया तो मुझे प्रोटेक्शन मिलेगी। ये अपनी स्किन सेव करने के लिए, इस जुर्म से बचने के लिए मजहब का सहारा लिया जाता है, जो कि कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर और शरई तौर पर गलत है। क्योंकि इस्लाम में जो है वो मजहब तब्दील करने के पैरामीटर्स हैं। क्रिश्चियनिटी में भी जाते ही नहीं हम किसी को बपतिस्मा दे देते, उसके लिए उसकी तरबियत होती है। बदकिस्मती से रनअवे मैरिजेस में और ये फोर्स कन्वर्जन में बच्चियों को ये पता ही नहीं होता कि हम करने क्या जा रही हैं। बच्ची घर से भागने से पहले फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली अपना कंट्रोल खो चुकी होती है, और वो उसका कंट्रोल हासिल करता है वो शख्स जो उसका अगवाकार है, और मोस्टली केसेस में उस अगवाकार की उस घर के अंदर तक रसाई है, बाप के जरिए से या माँ के जरिए से। 12-13 साल की बच्चियों को हम घरों में काम करने के लिए भेजते हैं, लोगों के 5,000-3,000 तनख्वाह है, उसमें हमारी हालत बदलेगी? ऐसे केसेस रोजाना होंगे। और लिख के मुझसे लिखवा लें, मेरी बात नोट कर लें, अगर हमने अपने पुश्ते बुलंद ना की, अपने घर की दीवारें ऊंची ना की, हमने दरवाजे जो है वो अजनबी लोगों के लिए ना खोले, हमने गैर लोगों के साथ अपने मुंह खोले रिश्ते जो है वो घर से बाहर ना रखे, तो ये केसेस जितनी मर्जी कानून साजी कर ले, ये रुकेंगे नहीं। तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में डायरेक्ट जाना, इसकी बजाय इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। मेरा ये अपनी जाती राय है, ये मुख्तलिफ भी हो सकती है, नाकिस भी हो सकती है, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि जो वकला इसको देख रहे हैं उनके लिए अब ये वक्त है, अब ये वक्त है कि ये खैंचातानी खत्म करें। मुझे पता लग रहा है कि 20-20 लाख रुपया इस फैमिली का रेट लग रहा है, और जो कारीगर हैं वो मैदान में आ चुके हैं। जिस तरह जड़ा वाले केस में कारीगरों ने जो है इस केस का बेड़ा गर्क किया, ऐसे ही रिव्यू का एक टाइम फ्रेम होता है। काशिफ साहब को पूछ लें, अगर वो टाइम गुजर चुका है या गुजरने वाला है, उसके बाद जो है वो हम सिर्फ रस्सी पीटेंगे। ये सांप और जो बिच्छू है ना, ये ऐसे ही हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में फिरते रहेंगे, और इनको हम रास्ता दिखा के अपने घरों के बेडरूम तक लेके जाते हैं। जी जी काशिफ साहब, 1 मिनट में आप बताइएगा, ये लास्ट बात की है कि अभी पता नहीं कि इसमें डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है कि नहीं, अभी हो सकता है रिव्यू के लिए हम दरख्वास्त दे सकते हैं कि नहीं। फिर मैं आसिफ मुनव्वर साहब की तरफ जाता हूँ। जी काशिफ नेमत साहब। सर, इसमें जो है रिव्यू के लिए जो है ना, उन्होंने सेम टाइम ही कॉपी जो थी ना
राह निजात मिनिस्ट्री में जो उनका एडमिन स्टाफ है उन्होंने उसी टाइम ही कॉपी अप्लाई कर दी थी और वो कंडोन हो जाएगी। डिले उसमें कोई ऐसा मैटर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एंड रूल्स के मुताबिक जो है ना, वो अभी 25 अप्रैल तक इसका टाइम फ्रेम है रिव्यू के लिए। तो एक मैं आपके चैनल के तवज्जुल से एक पूरी कौम को पैगाम देना चाहता हूँ, क्रिश्चियंस को। देखें, एक तो ये है कि ट्रायल की पूरी प्रोसीडिंग अभी बाकी है। ट्रायल इसका अभी चालान सबमिट नहीं हुआ। ये तो लाजर भाई आप बात ठीक कह रहे हैं कि इसमें ट्रायल कोर्ट में हमें जाना चाहिए। तो ट्रायल इसका तो अभी स्टार्ट होगा। आपको ये भी हमने बताया है कि इसकी एफआईआर की अखराजगी बना दी गई थी और उसको जो है एरिया जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एग्री भी कर लिया था उस अखराजगी को। उसके बावजूद इसकी तफ्तीश चेंज करवा के दोबारा एफआईआर इसकी रिस्टोर हुई है। अब उसका दोबारा जो है चालान सबमिट होगा। आप माशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड खुद भी एक ट्रायल लॉयर है। तो क्या मेरा एक क्वेश्चन है, जो जितने भी क्रिटिक्स हैं एक बात कर रहे हैं, ये तो सब अबरगुल वाली बात कर रहे हैं कि जो कहती है कि जी लड़की ने 164 का बयान दिया है और एफआईआर दर्ज है, ट्रायल कोर्ट में जाके चीजें प्रूव करें। जिस बाप की 12 साला बेटी जो है वो कोई बंदा वर्गला के ले जाए और वो वेट इस बात का करता रहे कि चलान कब सबमिट होगा, कब ट्रायल कोर्ट फैसला करेगी। लाजर भाई ट्रायल लॉयर हैं, ये बहुत अच्छा समझते हैं कि ट्रायल प्रोसीडिंग्स किस तरह चलती हैं और हमारी कोर्ट्स जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसमें कितना टाइम फ्रेम लेता है उसको कंक्लूड करने के लिए। या तो 2-2 साल ट्रायल ही चलते रहते हैं और बाद में जाके फैसले आते हैं। तो इस सिचुएशन में हमने इसका एक बोर्ड मुकर्रर किया था। मैंने हमारी जो काशिफ नेमत लॉ फर्म है, हम इसमें बहुत ज्यादा जो है ना अपना वो उसको स्पेस देते हैं। हमने जो हमारे क्रिश्चियन लॉयर्स हैं, स्टार साहिल साहब, हमने उनको भी ऑन बोर्ड लिया कि इस पे हमें भी, आप भी अपना ओपिनियन दें। हमारे जो कई मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो कानून को समझते हैं और न्यूट्रल और मॉडरेट जो है एक बिहेवियर रखते हैं, तो सबका एक यूनानिमस कंसेंसस था कि क्या हम ट्रायल कोर्ट का वेट करते रहें और वो उस बच्ची का रेप होता रहे जो नाबालग है, ना जिसकी कोई कंसेंट है, ना जिसका कोई निकाह के टाइम वली था, ना जिसका कोई अपना वो कोई ऐसा सिलसिला था। तो अब निकाह नामा भी उसका नहीं है, वली का तो दूर की बात है कि माइनर का निकाह जो है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट भी लाजर भाई बता सकते हैं कि वो भी गार्डियन, अगर माइनर है तो वो कहता है कि उसकी गार्डियन की सुपरविजन में होगा। अगर मुस्लिम शरीयत को हम देखें तो वहां भी नाबालगा की सूरत में वली का जो है कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ तो वली तो दूर की बात, यहाँ तो निकाह हुआ ही नहीं, वो तो फेक एक डॉक्यूमेंट है जिसको कोर्ट में स्टैब्लिश कर दिया गया। तो अब एक पर्चा खारिज हो जाता है, उसको दोबारा रिस्टोर करवाया जाता है, अब उसका एक ट्रायल प्रोसीडिंग पूरी बाकी है। तो इसमें कोई ऐसा डिसअपॉइंट होने वाली बात नहीं है कि ग्रेविटी ऑफ द मैटर को समझते हुए हमें हाईकोर्ट में जाना बनता था। हर बंदे ने ये कहा है कि जी आप इसको हाईकोर्ट क्यों नहीं लेके जा रहे, आप उस मुजरम की स्टेज पे बच्ची को छोड़ रहे हैं कि जब तक कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन नहीं देती तो वो उसको रेप करता रहे। तो दैट्स वाई हम उसको लेके गए। लेकिन बड़ी काशिफ साहब, मायूसकुन बात है कि वहां पे मिस्टर जस्टिस अबर गुल साहबा को बीइंग फीमेल उनको सारा पता है कि माइनर जो है बच्ची, अगर वो कंसेंट के साथ है या विद कंसेंट है तो वो रेप होता है। तो इसके बावजूद उन्होंने उसको लिमनी खारिज कर दिया, तलब तक नहीं करने की जिसारत की। उन्होंने कहा जी मैंने सुनना ही नहीं है, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाके चैलेंज करें, मेरी एम्बिटी नहीं है। तो वो फिर इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना भी डिसीजन था, क्योंकि राह निजात उसको देख रही थी। तो उन्होंने कहा जी हम एंड तक जो है ना ये जो रेमेडीज हैं, तो वहां पे जाके अब जज साहब ने एक शेल्टर दिया वो मुलजम को, और उनको जज को ये भी पता था कि ये विदाउट प्री रेस्ट आया हुआ है और इसको कोई गिरफ्तारी का कोई इस तरह का, वो सारे का सारा एक मैनेज्ड प्रोटोकॉल था और उसमें मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की है जज साहब ने। वो हालांकि सारी चीजों को समझते हैं। आरजू राजा केस वो जो कराची वाला है, उसमें इनके जो साथ वाले जज हैं दूसरे, वो उसमें भी उन्होंने, आज एक भाई कराची से लोक साहब वकील साहब आए थे, नेगेटिव डिसीजन उन्होंने भी दिया था। तो ये एक माइंडसेट सामने आया है। तो ये इंटरनेशनल ट्रीटीज को इन्होंने वायलेट किया। पाकिस्तान की स्टेट ने बहुत सारे चाइल्ड मैरिज से, चाइल्ड राइट्स के वाले से कन्वेंशन और ट्रीटीज साइन किए हुए हैं। इन्होंने पाकिस्तान का ये जजमेंट दे के चेहरा मसक करके रख दिया और पाकिस्तान की इमेज और स्टेट को बहुत ज्यादा इस फैसले ने नुकसान पहुंचाया है। तो बहरहाल हम बड़े पॉजिटिव हैं। ट्रायल जैसे इसका स्टार्ट होता है ये चीजें वहां पे सारी की सारी स्टैब्लिश हो जाएंगी। लाजर भाई इसमें जो है हम बड़े पॉजिटिव हैं और खुदा के घर से उम्मीद भी रखते हैं कि ये सारे डिसीजंस जो है हमारे हक में आएंगे। लेकिन मीनवाइल जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, एक उस बच्ची के बाप से जाके पूछें
कि वो किस एग्नी से वो बंदा गुजर रहा है या किस तरह के जो उसकी ज़हनी कंडीशन है। तो ये जो भी रेमेडी थी, जो भी पॉसिबल बनता था, वो हमने अवेल किया। काशिफ साहब, इसमें खदशात भी काफी सारे हुए हैं। शायद आपने उमर रीमा जो इनकी जियो की माहिर कानून है, उसने एक शो में कहा, कार्ड के शो में, कि इस पे अभी भी इंसदादे दहशतगर्द या क्रिमिनल कोर्ट में ये जा सकता है केस। इसके जजमेंट में जाना ही जाना है। ये प्रोसीजरल लॉ की, क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर की सेट स्कीम तक के तहत उसने जाना ही जाना है। हाँ जी, केस का अभी फैसला नहीं हुआ। एक और बात थी स्पेशल, जो ये बात है कि अगर लड़की प्रेग्नेंट हो गई है तो फिर उसका क्या हाल होगा। ये एक बड़ा सर, जो है, यही सिचुएशन, यही बात का जवाब अब मैं लागर भाई से मकसद है कि वो इस पे बताएं कि देखें, अगर कस्टडी बच्ची की उस बंदे के पास है जिसने उसको अगवा करके रखा हुआ है और कोर्ट्स ये सारा तमाशा देख रही हैं, हाई कोर्ट भी देख रहा है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो सबसे अपेक्स कोर्ट है इस वक्त की, वो भी देख रही है, तो ये चीजें जो है, अगर इंटरम कस्टडी पम्मी मुस्कान केस में तारक सलीम शेख साहब ने वापस की है, वहीद का केस आपके सामने है, आपके सामने है, फिर सॉरी तो ये चीजें हमने भी हाई कोर्ट से यही चीजें मांगी हैं कि इस केस को स्पेशल ऐसा क्या आ गया है कि आप एक नाबालग बच्ची को एक मुलजम की स्टेक पे छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमने सुनना ही नहीं है, जाए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ये मैटर है, हमने तो ये सारी चीजें हैं। सर साहब, वो बच्ची वर्कर थी पम्मी, वो एक अलग केस है। ये वाला केस आप देखें, ये चाइल्ड मैरिज स्टेट एक्ट के तहत ये इसकी अमेंडमेंट्स आनी चाहिए। उसको अभी इनिशो हम कहते हैं कि बातल और कालदम करार देना चाहिए। दूसरा, आपने क्वेश्चन किया कि इस दौरान अगर बच्ची प्रेग्नेंट हो जाए तो आपको पता है स्टैट्यूटरी रेप जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होता है, और उसके दौरान अगर कोई बच्ची कंसीव कर दे तो वो उस बच्चे का स्टेटस जो है बिल्कुल लेटिबेट होगा, उसकी जो पनिशमेंट है वो मिलेगी उसको। दूसरा ये है कि अगर शादी, मेरा क्वेश्चन ये है कि 18 साल के बाद अगर बच्ची ये आ जाए, मैंने एक केस किया था शादा बीबी वाला केस, इंटरनेशनली फेम का केस है, वो देख ले जाके, तो वो 12 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची जब 18 साल की होगी, मेजर होगी, वो वापस आ जाए और आके कहे कि जी मैंने अपना जो असल जो मेरा मजहब है जिसमें मैं पैदा हुई हूँ, क्रिश्चियनिटी, मैंने उसको प्रैक्टिस करना है, तो मैंने यही रिक्वेस्ट किया कि उसके ऊपर जो अपोस्टेसी है, जो मुर्तद का, वो उस दायरे में नहीं आती वो बच्ची, क्योंकि जब उसका मजहब चेंज किया गया था वो माइनर थी। और दूसरा यह है कि अगर उससे बच्चा पैदा हो जाए तो वो बच्चे की जो है वो कस्टडी हमेशा माँ के पास रहेगी, क्योंकि उसमें उसकी कंसेंट जो है वो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। यही है ना जनाब? सर, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन देखें मीनवाइल सिचुएशन ये है, बोन ऑफ कंटेंशन ये चीज है कि ये सारी सिचुएशन क्या काबिल बर्दाश्त है कि हम ये सारे सीन होते देखें। तो इस हवाले से जो भी इमीडिएट रेमेडी बनती है वो रिट में जाना बनता था 199 के तहत, और अगर हाईकोर्ट ने उसको बदकिस्मती से इंटरटेन नहीं किया तो क्या फिर चुप करके बैठ जाते, ट्रायल कोर्ट की एक लंबी प्रोसीडिंग का वेट करते, और एक नाबालग बच्ची को जिसकी कोई कॉन्सेंट ही नहीं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसकी कोई अपनी वो ना मर्जी है ना कोई सोच है, अब उसको उसकी मर्जी पे छोड़ दें। तो इसी आइडिया को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे हाई कोर्ट के व्यूज हैं। अब जज साहब ने वो व्यू अपनी जजमेंट में 2-3 दिए हैं जो उनको उनकी बात को वो फेवर कर रहे थे। बहरहाल ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ सामने आई है जो उन्होंने इंतहाई गलत इंटरप्रेट किया, और जितने भी चाइल्ड राइट्स के हवाले से ट्रीटीज थे जो पाकिस्तान ने साइन किए हुए हैं ह्यूमन राइट्स के, सबको उन्होंने जो है ना पसे पर्दा डाल दिया। और वेट कर ले, जरा सुन तो ले जरा आपकी। मैंने पहले कहा कि मैं आपके जितनी भी एफर्ट्स हैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। मुझे ये बताया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में आप गए हैं, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गए हैं? और नहीं सर, इंटरप्रिटेशन उन्होंने की है, वो गलत कर रहे हैं। हम कब कह रहे हैं कि हम जाके हम तो उस बच्ची की जो इसमें, और इसका जवाब आपको बेहतर जो है वो चौधरी सफदर साहब बता सकते हैं। देखें, केस उनका था, हम हाई कोर्ट तक एंगेज थे, हम जो बेस्ट एफर्ट कर सकते थे हमने की, और हमने इस पे उनका एफआईआर भी जो है वो भी रिस्टोर करवाई, हमने डॉक्यूमेंट जो निकाह का उसको भी फॉर्ज एस्टैब्लिश करवा दिया। काशिफ साहब, किसी तरीके से उस अदाब से निकाला जाए,
अब जाके आगे वो अदारा अगर उसको वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ले गया, मैं समझता हूँ वो भी उन्होंने ठीक किया, उनके रहमो करम पे नहीं छोड़ रहे। अब जज साहब आगे जाके क्या इंटरप्रेट लॉ को कर रहे हैं, ये उनका फॉल्ट है। वो उन्होंने जुडिशियल माइंड अपना, वो जो हम एक लफ्ज यूज करते हैं, उसकी पूरी एप्लीकेबिलिटी नहीं की। हालांकि वो बहुत बड़ी कोर्ट में बैठे हुए हैं, बड़े उनको वसी पैमाने पे जाके चाइल्ड राइट्स के हवाले से चीजों को देखना चाहिए था, लेकिन वो सारी चीजों को उन्होंने बैकफुट कर दिया। अब मेरा ये एक सवाल है कि अब इन्होंने तो ना सिर्फ ये माइनॉरिटी को इसमें लिया है, इन्होंने मेजॉरिटी को भी इस क्लच में ले लिया है कि अगर कोई मुसलमान ही मुसलमान की 12 साल की बच्ची ले जाए तो हम ये कहें कि जी चाइल्ड मैरिज एंड स्टेट एक्ट के तहत इसको सजा दे दो और इसको जो है वो निकाह हराम नहीं है। ये बेसिकली सिविल सोसाइटी में मुस्लिम लोग भी इसको बड़ा कंडेम कर रहे हैं। ये इंटरप्रिटेशन जो उनके दिमाग में आई है वो जजेस ने कर दिया। इसमें ये नहीं है कि हम इंटरप्रिटेशन करवाने के लिए, हम सिक्योरिटी ऑफ द चाइल्ड के लिए, अगर अदारे के भी आप पे मैं बात कर रहा हूं, अगर राह नजात उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लेके गई है तो वो उन्होंने दुरुस्त फैसला किया है कि जो भी इंटरम रिलीफ मिलता है रिट के जरिए दिलवाया जाए, क्योंकि पहले 36 फैसले मौजूद हैं जहां पे कस्टडी नाबालिगा की उसके पेरेंट्स को दी गई है या उसको शेल्टर होम में अदरवाइज भेजा गया है। तो इस केस में ये चीजें क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने देखी, हालांकि सारे डॉक्यूमेंट उसके एज के हवाले से हर चीज एस्टेब्लिश्ड है। तो ये उन्होंने एक बाइस्ड फैसला दिया है सर। मैं यार फैसले अब कर रहा हूं मैं यार, आप तो ऑफेंड हो गए, आप तो बिल्कुल जो है डिफेंसिव हो गया। काशिफ साहब हमने ये डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल सी बात ये है कि ये नहीं, मेरा ख्याल है नाजर साहब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था या जाना चाहिए था, और भाई बच्ची ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। नहीं, अभी काशिफ साहब नहीं, कोई एक जवान बेटी का बाप मेरे हिसाब से नहीं ये कह सकता कि जनाब बच्ची को जो है वो जो रेमेडी पॉसिबल है इसके लिए वो हमें अवेल करनी चाहिए, ताकि उस अजाब से उसको निकाला जाए जहां पे वो पड़ी हुई है, ना कि ट्रायल कोर्ट का वेट करें। ठीक है, ट्रायल कोर्ट इज एन अदर प्रोसीडिंग और बेसिक जो है कोर्ट की स्कीम वही है और वही चलनी है, उसी पे ही जो है वो उसकी सजा और जजा का फैसला होना है। लेकिन ग्रेविटी ऑफ द मैटर को देखते हुए जो पॉसिबल रिलीफ बनता है ताकि उस बच्ची, माइनर बच्ची को वहां से निकाला जाए, वो करना चाहिए। मैं भी अगर हाईकोर्ट गया हूं तो मैं दुरुस्त गया हूं, आगे बात बनी है नहीं बनी वो चीज मैटर नहीं करती। अगर राह नजात मिनिस्ट्री ने उसको आगे जाके उधर चैलेंज किया है उस फैसले को हाईकोर्ट के को वहां पे एफएफसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, तो वो भी उन्होंने मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक किया है, ताकि बच्ची को किसी के रहमो करम पे ना छोड़ा जाए कि वो मुसलसल रेप होती रहे। काशिफ तो साहब, अगर उनकी बात सर नहीं सुनी गई वहां भी, तो वो रिव्यू में भी जाएंगे, वो भी जाना चाहिए, ताकि वो ना हो कि बच्ची को फिर उनके रहम पे छोड़ दिया जाए। बमा हमारे रिलीजियस लीडर और बमा हमारी सियासी क़यादत वहां पे देखे कि जी कब ट्रायल कोर्ट फैसला करेगी और कब हम इसको उस चुंगल से निकाल के लाएंगे। तो सब चीजें हैं। मैं काशिफ साहब वापस आपकी लॉयर हम वही करते हैं जो हमारी अकल और वक्त का तकाजा जो है वो उसको डिमांड कर रहा होता है कि मैक्सिमम रिलीफ क्लाइंट को कैसे मिल सकता है। आसिफ साहब, आप ये बताइएगा कि आप चर्च के साथ भी, सोसाइटी के साथ भी, ह्यूमन राइट्स तंजीमों के साथ भी काम कर रहे हैं, ये सारा कुछ आपने जो है तकरार सुन ली। अब आप बताइएगा कि इस वक्त कम्युनिटी का क्या सोच है, क्या आप क्या कहते हैं, फिर हम वापस लाजर साहब की तरफ जाएंगे। जी अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि ओवरऑल जो है वो सिचुएशन बड़ी ख़राब है हमारी मुल्क पाकिस्तान में। पहले ही इतने सारे मसाइल हैं और अभी एक नया फैसला जो है वो जजमेंट आई है, उसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ भी हैं। और यकीनन हमारे जो क्लास जिन्होंने अभी डिबेट कर रहे थे तो उसमें भी जाहिर बात है कम्युनिटी का मसला है, तो दुख और तकलीफ तो सबको होती है, तो ये नहीं था होना चाहिए। चले 12 हो गया, लेकिन हम थोड़ा सा अगर तारीख को देख लें तो 2021 से 2025 तक जो है वो हमारे कोई 515 वाकयात रिपोर्ट हुए। एक अदारा है सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, जिन्होंने इस पर बाकायदा एक रिसर्च रिपोर्ट बनाई और खुद से वो उन चीज़ों को एनालाइज किया और वहां से जाके देखा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या मसले हैं। तो उन्होंने जब वो ये काम किया तो 2021 से 25 तक के ये कुछ 515 वाकयात जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जिससे 69% हिंदू खवातीन जो हैं वो हमारी बच्चियां जो हैं वो टारगेट हुई। इसी तरह से 31% जो है वो मसीही
बच्चियां जो हैं वो टारगेट हुई, जिनको अगवा किया गया, जबरी तब्दीली मजहब के वाकयात रिपोर्ट हुए, और उसमें 52% ऐसी बच्चियां थी जिनकी एज जो थी 14 से 18 साल तक थी। और इसी तरह से 20% की जो उम्र थी वो 14 साल से कम थी। और इसी तरह से अगर हम देखें तो 13% कम उम्र बच्चियां जो थी वो उनको ये टारगेट किया गया, और उनकी मतलब कि कुछ का पता नहीं लगा। और ये वो मामला था जिनको रिपोर्ट जो है वो किया गया, और बाकी जो है वो बहुत सारे जो है इसी तरह से मामला जो है वो चल रहे हैं। तो मेरा तो सबसे पहले यही है कि बहुत सालों से बहुत सारे अदारे जो हैं इस पर बात कर रहे हैं, और 18 साल से कम उम्र बच्चा या बच्ची, उसका ताल्लुक बेशक इस्लाम से है, उसका ताल्लुक मसीह कम्युनिटी से है, वो सिख कम्युनिटी से, हिंदू से, या किसी के साथ भी ये जुल्म नहीं करना चाहिए। मैं इसको जुल्म इस वजह से कह रहा हूँ कि एक बच्चा जिसको आप वोट की जो है वो परमिशन नहीं देते, आप उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाते, आप उसको बच्चा ही कंसीडर करते हैं, तो उसको कैसे आप कह सकते हैं कि वो अपना रिलीजन जो है वो चेंज कर सकता है, और उसको जो है निकाह और शादी की इजाजत दे दी जाती है। माँ बाप जो हैं वो इतने मजबूर होते हैं कि वक्त जो है देख लें कि किस तरह से आ गया कि वो कोर्ट में भी कुछ नहीं कर सकते। और ये फैसला मैं ये समझता हूँ कि बैनुल मज़ाहिब हम मांगी के लिए, समाजी हम मांगी के लिए, ये उसके अगेंस्ट फैसला है एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। इसको नहीं होना चाहिए था। हमारी तमाम जो हमारी आईनी अदालत है या बाकी कोर्ट्स हैं, आखिर में इंसान जब गवर्नमेंट के पास जाता है, रियासत के पास जाता है, और वहां पर नहीं सुनी जाती, तो फिर वो अपनी वो लेकर अपनी बात जो है वो कोर्ट में लेकर जाता है। तो आप ये देखें कि कोर्ट के जब ऐसे डिसीजन आएंगे, तो जो हमारी मसीही बच्चियां हैं या माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाली बच्चियां हैं, उनका तो फिर जाहिर बात है ये तो फिर लाइसेंस मिल गया है हर बंदे को कि वो उनके साथ जैसे मर्जी वो रवैया इख्तियार करे, जिस तरह से मर्जी उनको कन्वर्ट भी करे, उनके साथ निकाह भी करे। मैं झांकी अगर मिसाल दूं तो मैंने चूंकि मैं भी इस पर नजर भी रखता हूँ सारा कुछ, तो यहाँ पर भी एक दो ऐसे मामला बने हैं कि उन बच्चियों को वक्ती तौर पर तो उनको कन्वर्ट किया गया, उनकी एज बहुत कम थी, लेकिन उसके बाद जो क्या हुआ है, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है। तो ये मसला सिर्फ पंजाब का नहीं है, ये ओवर पाकिस्तान का है, ओवरऑल पाकिस्तान का है, और ये सिंध का मसला भी है। आप मियां मिट्ठू जैसे लोगों को देखें, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन बच्चियों को वर्गलाते हैं और करते हैं। मैं इसमें ये सजेशन देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर बेहतरीन किस्म की कानून साजी करें, इस पर सजाओं का इतलाक भी होना चाहिए, इस पर जुर्माने भी आयद होने चाहिए, इस पर चाइल्ड रेस्ट्रेंट एक्ट जो बने हुए हैं चारों सूबों के, ठीक है, उस पर जो है वो बात होनी चाहिए, उसको उसमें तरमीम की जरूरत है। और ये हम कोई 2015 से मेरा ख्याल है कि इसको बात कर रहे हैं कि इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। हमारी असम्बलीज को भी चाहिए कि इन जो हमारे कवानीन हैं इनको रिव्यू करना चाहिए, इस पर जो है वो अमेंडमेंट करने की जरूरत है। और हमारी जो हमारी अदालतें हैं ना जी, इनको तो बिल्कुल ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए जो कि हमारा आर्टिकल, आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 25 जो है वो इक्वलिटी राइट्स की बात करता है, और इसी तरह से आईने पाकिस्तान का आर्टिकल जो 20 है वो रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। तो किसी एक मजहब के लिए इस तरह से नहीं होना चाहिए, या तो फिर ओवरऑल आप कहें कि जो है ना वो सारे इंटरफेथ वो करे, लेकिन 18 साल से कम तो किसी सूरत में किसी रिलीजन में जो है वो हमें ये काबिल कबूल नहीं है। हम नहीं चाहते कि एज अ पाकिस्तानी इससे नफरतें फैल रही हैं, इससे समाजी और मजहबी हमांगी जो है वो मुतासर हो रही है। तो पाकिस्तान तो पहले ही जो है वो पसमानदा तबकात के हवाले से जो है वो आप समझते हैं कि ये देख लें क्या सूरत हाल है। तो बाकी जो है इसको कानूनन जुर्म करार देना चाहिए, और बाकायदा तौर पर इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। और हमारे जो माशरे में है वो इस वक्त मजहबी हम मांगी, समाजी हम मांगी, और इसी तरह से मजहबी रवादारी को फरोग देना चाहिए। हमारी एक तंजीम है जो कि रवादारी पाकिस्तान है, जो लाहौर में उन्होंने इसको कंडेम भी किया है। उन्होंने बाकायदा तौर पर पंजाब असम्बली के बाहर जाकर जो है वो पाकिस्तान भर से लोग गए हैं, तो उन्होंने इसको कंडेम किया। और मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी एक मजहब का मसला है, ये सब मजाहिब का मसला है, रिलीजन का मसला है। और इसको जो है वो हमारी गवर्नमेंट को इसको सीरियसली लेना चाहिए। हमारे मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स जो हैं वो इस पर आवाज उठाएं। हमारे पापा फेल्बस मसीह साहब, उन्होंने इसमें वो थोड़ी सी वो काम किया है, असम्बली में जाकर अपनी करारदाद भी पेश की है। मैं ये समझता हूँ कि ये कंडेम इसको करना चाहिए, और इस पर कानून साजी जो है वो बराबर तौर पर होनी चाहिए। ये मिनॉरिटीज के साथ वो बहुत बड़ी ज्यादती है मिनॉरिटीज के साथ, और ये मसला सिर्फ और सिर्फ मिनॉरिटीज का नहीं है, ये मेजोरिटी का मसला भी है अगर वो समझे तो। और मैं अपनी तमाम जमातों को और अपनी तमाम जितनी भी एनजीओ हैं, हमारे जितने भी इदारे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस मसले को सिर्फ आप एक मिनॉरिटी का मसला देखें, आप कम उम्र जो बच्चे हैं उनका मसला देखें, एक बच्चे की हैसियत से देखें। थैंक यू। जी 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 बिल्कुल। लाजर साहब बहुत आपने नकात उठा दिए। असल में ये देखे बड़ी गलतियां हुई हैं तो ये काम खराब हुआ है।
अब चूंकि उसको देखते हुए एक लाए अमल इख्तियार करना होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? एक तरफ पूरी कम्युनिटी, थैंक्स गॉड के पूरे सूबों में, पेशावर में, मुझे पेशावर के खैर बिशप वहां आगे हुए थे इस्लामाबाद में, पूरे चारों सूबों ने बड़ा एहतजाज किया, बड़ा अच्छा बना हुआ है। हमें आगे बढ़ना है कि हम अभी क्या करना चाहिए। आपके अब मुझे कानून के हवाले से ही है ये ओपन नहीं बात, आपके कानून भी तो आप देखो, रखवाले जो है ना, लायर होते हैं जो कानून से इंसाफ दिलाना और इंसाफ के लिए लड़ना। जी, पहली बात यह है कि मैं बड़ी जिसको कहते हैं, मैं इसमें कन्विंस्ड हूँ कि कानून जो है वो चाइल्ड मैरिज स्टेट एक्ट वो आधा अधूरा है। काशिफ मोहम्मद साहब शायद मेरी बात को गलत ले गया। काशिफ साहब, ये एक शहबाज मसीह का वाकया नहीं है, ये मेरे हजारों क्रिश्चियन और हिंदू माँ बाप इसी ट्रॉमा से, इसी अगनाई से, इसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। मैंने पहले कहा कि हम अदालतों में जलीलो ख्वार होकर बाहर निकलते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये, मैंने आपसे ये अर्ज की कि ये पिटीशन जिसने भी लगाई है वो बेहतर इसकी पोजीशनिंग बता सकते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाके जो दरवाजा खटखटाया, क्या खोया क्या पाया। अब ये मारिया शफाज केस जो है, ये हमारे हाथ एक मौका लग गया है पाकिस्तान की मजहबी अकलियतों के पास। देखें, अभी तक जो है वो जितना भी इसके ऊपर जो है वो बात हो रही है या लाहे अमल तैयार हो रही है, तो वो कर रहे हैं ऑलमोस्ट लाहौर के जितने भी नामी ग्रामी जो हैं, वो शख्सियात हैं, मजहबी शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात हैं। तो इस कंपेन को मेरे कहने का मकसद यही है कि इस कंपेन को हम गली मोहल्लों तक, लोगों के घरों तक लेके जाएं। ये एक केस हमारे हाथ लगा, इसको मौका गनीमत जानते हुए हम अमेंडमेंट की बात करें कि ऐसी जो शादियां हैं 18 साल से कम उम्र बच्चियों की, उनको अभी अनीशो इब्तदाई तौर पर ही नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए और इसकी जो पनिशमेंट है उसको बढ़ाया जाए। और दूसरा ये है कि फौरी तौर पर जैसे ही ये शादी परफॉर्म होकर कोई बंदा क्लेम करता है, कोई मर्द के जी ये मैंने फलां लड़की के साथ शादी कर लिया, और जैसे ही उसकी शादी जो है वो मंजर आम पे आए, तो पुलिस को या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या सरकार को उस बच्ची की जो फौरी कस्टडी है वो उससे ले लेनी चाहिए, उसके मुलजम से। और अगर पेरेंट्स को नहीं देनी तो फॉर द टाइम बीइंग वहां से रिमूव किया जाए और किसी शेल्टर होम में रखा जाए। और फिर अदालतों में जाके, क्योंकि अदालत तक पहुंचते हुए हमें 2-4 दिन लग जाते हैं, ये काशिफ साहब जानते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते हैं। मैं पेरेंट्स को ये भी कहता हूँ कि जैसे ही आपके घर बच्चा पैदा हो, उसका फौरी तौर पर बेफाम और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं। अदालत को चाहिए कि इस बच्ची की जो है, जिस मजिस्ट्रेट के पास 164 के लिए ये बच्ची पेश होती है, उस मजिस्ट्रेट को चाहिए कि वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए, बिहाड़ी एक केस अलिशबा केस हुआ है, वो मुलजम आज तक जेल के अंदर है। हम अपनी को कामयाबियां नहीं, हमारी कामयाबी तब है जब हम इस कानून के जो ऊपर है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। मजिस्ट्रेट को चाहिए कि फौरी तौर पर अगर जैसे ही बच्ची कोर्ट में पेश होती है, उसको पता चल जाए कि ये बच्ची माइनर है, तो किसी कीमत के ऊपर भी एट एनी कॉस्ट जो है वो बच्ची की कस्टडी उसके अगवाकार के पास नहीं जानी चाहिए। पहला राइट उसके पेरेंट्स का बनता है, लॉफुल जो उनके गार्डियन है या कस्टोडियन है। दूसरा, अगर वो नहीं तो जो रियासत है उसको भी बच्चे की वारस कहा गया, उसको अपना माँ वाला रोल जो है वो रियासत को प्ले करना चाहिए, जो कि बदकिस्मती से हमारी जो रियासत है वो इसमें नाकाम नजर आती है कि हम मजहबी तौर पर अदम तवाज़ुन का शिकार है। यहाँ जब भी एक कबूलियत इस्लाम का सर्टिफिकेट आता है तो जो तराजू का पलड़ा है वो एक तरफ झुक जाता है। मैंने पहले अर्ज किया कि ये 2 अलग इवेंट है। हम शादी को और तब्दीली मजहब को अलग अलग पराये में देखते हैं, लेकिन चूंकि ये एक ही दिन में वकूफ पजीर होते हैं, इसलिए मजहब का पलड़ा ज्यादा भारी हो जाता है। और माइनर बच्ची का जो है, कम उम्र बच्ची के साथ जो ये शादी वाला ढोंग रचाया जाता है, शादी की आड़ में उसका स्टैट्यूटरी रेप किया जाता है, इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए। हमारी पहली मांग ये है कि ये चाइल्ड मैरिज स्टेट एक्ट का जो तरमीमी ऑर्डिनेंस भी आया है,
उसमें भी इस शादी को नल एंड वाइड डिक्लेयर करने की कोई प्रोविजन शामिल नहीं है। दूसरे नंबर पे हमारे जो अपने पर्सनल क्रिश्चियन पर्सनल लॉज हैं, फादर साहब ने अभी फरमाया कि कैनन लॉ में जो है वो 16 साल की प्रोविजन है और लड़के की 18 साल की प्रोविजन है। कैनन लॉ में नहीं चलता, में चलता है क्रिश्चियन मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट। और क्रिश्चियन मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट में भी हमें बैठ के अमेंडमेंट्स करनी चाहिए हमारे मारूजी हालात के मुताबिक, कि हमारे हालात क्या कहते हैं। ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल लॉ है ये हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया गया है, जिसमें ये है कि एक दोनों फ्रीक में से एक क्रिश्चियन होना जरूरी है। मैं कहता हूँ दोनों फ्री कैन का क्रिश्चियन होना जरूरी है। अगर दोनों में से एक नहीं है तो ये शादी हो ही नहीं सकती। आप उठा के देखें, लाहौर में चर्च के अंदर ऐसी शादियां हुई हैं। हम फिर कहेंगे कि पर्सनल बात हो रही है। मैं ये कहता हूं कि हमें जॉइंट एफर्ट्स करनी चाहिए। हम इन केसेस के ऊपर धंधा नहीं करना चाहिए, जो कि बदकिस्मती से हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। मैं इस जिसको कहते हैं सिस्टम का हिस्सा हूं। जो सिंसियर एफर्ट्स हैं जो भी कर रहा है, चौधरी सफदर है, काशिफ नेमा साहब है, इनकी मुकम्मल टीम है, हम उनके पीछे खड़े हों। हम इनसे केस क्यों छीने? हो गई है खींचातानी शुरू, देख लें, पूछ लें, काशिफ साहब विटनेस से बैठे हुए। तो सिंपल सी बात यह है कि जब तक कानून साजी के ऊपर काम नहीं होगा, ये वाली जो सारी चीजें हैं, ये प्रैक्टिस जो है, ये सारी ऐसे जो है वो फ्यूटाइल किस्म की जो प्रैक्टिस हैं, जो हर केस के साथ होती हैं, फिर खत्म हो जाती हैं, होती हैं फिर खत्म हो जाती हैं। दैट्स इट। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं जाते जाते ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त हमारे जितने भी कानूनदान हैं, जितने भी वकला की तंजीम है, इनको मिल बैठना चाहिए। चाहे कि कोई एनजीओ कर रही है, फलां कर रही है, ये एक कम्युनिटी का बहुत बड़ा मसला है। जब कोई डिसीजन सामने ऐसा आ जाता है कि वो फिर रेफरेंस के तौर पे कोर्ट में शामिल हो जाता है कि ये फलां टाइम पे ये हुआ था। लाजर साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो इसलिए बेहतर ये होता है कि उस पर जाने ना दिया जाए। ये कम्युनिटी का बहुत बड़ा मसला है। और इस वक्त मैं ये भी अपनी कम्युनिटी को जरूर कहूंगा कि वो प्रेशर जो जो एहतजाज है, ये ना हो कि ये चुप करके बैठ जाए। चुप करके बैठने की जरूरत नहीं है, इसको जारी रखने की जरूरत है जब तक डिसीजन बदल नहीं जाता, जब तक महलों तक आवाज जाती है कि नहीं, वहां पहुंचनी चाहिए। फिर हम करते हैं। आसिफ, आप बात कीजिएगा, फिर इजाजत लेते हैं जी। मैं साहब सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये मसला है अभी जो है तो हो चुका है, लेकिन बात ये है कि ना तो हमारे वकला साहबान, हमारे जितने जर्नलिस्ट हैं, सिविल सोसाइटी एनजीओ हैं, हमारे तमाम अदारों के जो हेड है, हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, हमारी क्लर्जीज हैं, चर्चिज जो है, अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम सब लोग मुतहिद होकर इसको इस बात को बयान करें और इस पर आवाज उठाएं, तो नहीं कि पंजाब को पीछे हटेगी, पाकिस्तान की पीछे हटेगी, जो है वो पाकिस्तान में कर रही है। और आपको पता है शेडो रिपोर्ट्स हो रही होती हैं और इस तरह से इंटरनेशनल रिपोर्ट से ये मैसेज दे रहा हूं उसी कम्युनिटी को कि आप लोग मुत्तहिद हो जाए, मेहरबानी करें। ऐसे कवानीन पर हमें खामोश नहीं रहना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए और कानूनी तरीके से आवाज उठानी चाहिए। तो जो है ना, हमें मिलकर ये सबको कुछ करने का तो कुछ नहीं कर सकता हम सबको। और ये किसी एक का मसला नहीं है, ये मसला है, इज्तिमाई मसला है, तो इस पर हम सबको करना चाहिए। और मैं फिर से दोबारा से मैं एक हमारी सियासी जमातें हैं, हमारी जितने भी मजहबी जमातें हैं, हमारी एनजीओज हैं, हमारी तहरीकें हैं, ये किसी को खामोशी नहीं इख्तियार करनी चाहिए इस पर कि इस मसले पे ये सिर्फ मिनॉरिटीज के साथ हो रहा है तो हम लोग खामोश हो जाएं। ये ओवरऑल पाकिस्तान का मसला और बतौर पाकिस्तानी जो है हमें इस मसले को हल करने की जरूरत है। थैंक यू। चले, बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहते हैं कि नाजरीन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबका हामी नासिर हो।